हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सर्वर में। आज का जो हमारा विषय है आदिकाल का परिवेश। परिवेश या परिस्थिति आप दोनों लिख सकते हैं। परिस्थिति दोनों तरह से पूछ ले तो आप यही उत्तर लिखिएगा। आइए देखते हैं ये भूमिका या प्रस्तावना जो भी लिख दीजिए। साहित्य का मूल उसका जीवन है। विभिन्न प्रकार की सामायिक परिस्थितियां तथा परिवेश के घटना चक्र मिलकर जीवन के सद असद रूपों का सृजन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य अगर लोक चेतना का संवाहक है तो लोक चेतना युग विशेष की राजनीतिक, धर्म, दर्शन, सांस्कृतिक, वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। यही कारण परिस्थितियां सर्जक कलाकार के साहित्यिक रचना की प्रवृत्ति करती हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और तथा साहित्यिक परिस्थितियों या परिवेश का विवेचना करेंगे जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं राजनीतिक परिवेश या परिस्थितियों। राजनीतिक दृष्टि से यह काल युद्ध अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया, यानी कि बंटवारा हो गया। गरखार, परमान, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, यानी कि सबने अपना अपना अलग ही राज्य बना लिया। राजपूत राजा निरंतर युद्धों कि भाग जलते जलते अक्षीण हो गए। ये विदेशी आक्रांताएं उठकर सामना करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत शासकों में परस्पर किसी आवश्यकता के कारण नहीं होते थे, बल्कि शौर्य प्रदर्शन मात्र स्त्रियों के लिए युद्ध किए जाते थे। यानी कि जो राजा थे वो पहले तो मतलब अपना अलग अलग राज्य बना लिए, उसके बाद जो ये आपसी मतलब एक राजा दूसरे राजा से आपसी इन लोग के मतभेद जलन करते थे कि वो राजा इतना शौर्यवान है, और ये दोनों आपस में ही मतलब इन लोगों का चलता रहता था, प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। भारत के उत्तर सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी महमूद गजनबी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी को हराया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से त्रस्त थी, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी किए जा रहे थे। साथ ही युद्धगामी देशी राजाओं के अत्याचार को भी सहन करने को विवश हो गए थे। जनता युद्ध एवं अत्याचार के आक्रांत मतलब हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्य दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। यानी कि जो मोहम्मद गौरी है, यानी कि जो मुस्लिम शासक है, उनका उत्तर भारत में इनका मतलब यहाँ पे आगमन हो गया था, जिससे वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। युद्ध से होता था, और जो भी दिल्ली, कन्नौज, अजमेर यानी कि ये सब मुसलमानों के मतलब क्षेत्र में आ गए थे। राजनीतिक परिवेश आधार का यह कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का जो समय था, यानी कालखंड था, युद्ध, संघर्ष, अशांति से ग्रस्त था। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी, यानी कि जो मतलब 8वीं से 14वीं शताब्दी था, इस मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड था कि इसमें बस युद्ध और मतलब संघर्ष, चारों तरफ अशांति यही फैला था। इसकी सामाजिक परिवेश देखते हैं। तदयुगीन यानी कि तत्कालीन आदिकाल की परिस्थिति है, तो मतलब आदिकाल की बात की जा रही है कि उस टाइम पे समाज में जनता, शासन, धर्म दोनों में निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, यानी अनपढ़ थी, और उस टाइम पे मतलब शिक्षा पे ध्यान नहीं था। जो साधु सन्यासी के शापों और वरदानों की ओर यहाँ पे दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप करके लोग महामारी, युद्ध के संकटों को मतलब जो संकट आने वाले थे, यानी कि अंधविश्वास की प्रधानता थी उस टाइम पे आधुनिक काल में, कि यहाँ पे लोग कोई भी अगर युद्ध हो रहा, महामारी आ रहा, तो उससे लोग मतलब पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और ये सब करके भगाते थे। राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में करते थे। वे वंश, गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलेश में ही उलझे रहते थे, यानी कि जो राजा थे वो इन सब पे ध्यान नहीं देते थे। वो आपसी मतलब जो पारिवारिक शौर्य, यानी जो कौन शक्तिशाली है, किसके पास ज़्यादा मतलब राज्य है, ये सब में आपसी मतलब इन लोगों में गृह कलेश यानी आपसी मतभेद होता रहता था। ये समाज में ध्यान नहीं देते थे क्या चल रहा है मेरे राज्य में।
समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग की वस्तु बनकर रह गई थी। यानी कि जो स्त्रियां हैं ये मात्र भोग की वस्तु बन गई, कोई कुछ भी कह जाए, कोई इनको मतलब स्त्रियों का जो मतलब बहुत ही कम महत्व था, स्त्रियों का कोई महत्व ही नहीं था, यानी कि कह सकते कोई वजूद ही नहीं था उस टाइम पे। सती प्रथा इस काल का भयंकर कोड था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्राय बनी थी युद्ध के कारण बनती थी। यानी कि जो सती प्रथा था इसमें मतलब ये तो कोड का रूप ले लिया था, और जो स्वयंवर था ये तो मतलब युद्ध का कारण ही बनाता था। सुंदर कुमारियों से विवाह करने के लिए राजपूत युद्ध छिड़ मतलब जो सुंदर राजकुमारियां थी वो जो राजपूतों के यानी कि जो राजा महाराजा थे वो लोग आपस में ये शादी करने के लिए युद्ध कर लेते थे। राजा और सामंत रंगरलियों में मस्त थे, जीवन यापन करने के साधन दुर्लभ थे। निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। यानी कि जो राजा महाराजा थे वो अपनी प्रजा का मतलब कोई भी ध्यान नहीं रखते थे, वो आपसी रंगरलिया यानी कि भोग विलास में डूबे रहते थे। और जो प्रजा है वो हमेशा युद्ध करती थी, मतलब मारे जाते थे, डरते थे, एकदम गरीब हो गए थे और मतलब हमेशा डरे डरे जीवन यापन करते थे। इसकी जो सांस्कृतिक परिवेश है, हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय तक जो भारत का सांस्कृतिक दृष्टि है वो बहुत अच्छा था। सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्रीय दृष्टि से भी संपन्न और संगठित था। यानी कि सारे लोग खुश थे, धनवान थे, मतलब किसी प्रकार की इनको दिक्कत नहीं थी। उस समय के सांस्कृतिक उन्नति एवं उत्कर्ष को संगीत, चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य आदि कलाओं के प्रस्तुत भावों द्वारा भी आंका जा सकता था। यानी कि उस टाइम में जो मतलब उस टाइम मतलब जो भी कला था उसे मतलब महत्व दिया जाता था। यानी चित्र को, मूर्ति कला को, संगीत को, इन सबको भी महत्व दिया जाता था। जाति, राष्ट्रीय गौरव का भय कई स्थानों पर देखने को मिलता है। यानी कि बाद में राष्ट्रीय मतलब उसका राष्ट्रीय और जाति का भय देखने को मिला। भारत संसार के अत्यधिक सभ्य और सुसंस्कृत देशों में गिना जाता है। यानी कि भारत जो अपना है वो बहुत ही सभ्य मतलब संस्कृति के अंदर जोड़ा जाता था, जैसे सोने की चिड़िया। यानी कि यहाँ पे अत्यधिक सांस्कृतिक यहाँ का जो सांस्कृतिक है यानी का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, और मतलब इसको दूरों दूरों तक इसका गुणगान होता था। यहाँ की कलाएं पर्याप्त विकसित एवं उन्नत मानी जाती थी। यानी कि जो कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब भी बहुत उन्नति मानी जाती थी, यानी कि उच्च कोटि का माना जाता था। यहाँ के लोगों का जीवन धर्म भावना से ओतप्रोत पवित्र व सुसंस्कृत थी। इसकी झलक तत्कालीन स्थापत्य, मूर्ति और संगीत कला में भी दिखाई पड़ती है। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, वेलो, काची, तंजौर आदि मंदिरों में इस कथन का प्रमाण। यानी कि ये बता रहा है कि जो हर्षवर्धन है उनके टाइम पीरियड के मतलब उनके समय के दौरान कितना मतलब जो कला था उसको महत्व दिया गया था। जैसे कि खजुराहो का मंदिर, भुवनेश्वर में, सोमनाथ, इन सब का उदाहरण दिया जा रहा है। ईसा के 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण और उनके बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप इस्लाम संस्कृति का प्रवेश जब इस देश में हुआ यानी भारत में हुआ, तो उन दोनों संस्कृतियों हिंदू या मुसलमान का एक दूसरे से प्रभावित होना सहज स्वाभाविक था। प्रारंभ में ये दोनों संस्कृति एक दूसरे के समान प्रतिद्वंदित के रूप में तनकर खड़ी हो जाती थी, पर जैसे जैसे सत्ता में मुगलों का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे इस्लामी संस्कृति की छाप हिंदू संस्कृति पर पड़ती है। यानी कि जैसे ही मतलब जो मुस्लिम शासक थे वो जब हिंदू समाज पे यानी कि जब भारत में आक्रमण किया और अपना मतलब अस्तित्व यहाँ पे मतलब उजागर करने लगे, तो जो इस्लाम धर्म था वो हिंदुओं पर भारी पड़ने लगा। यानी कि हिंदुओं को दबाया जाने लगा और मुसलमान मतलब बढ़ते चले गए। तत्कालीन जनजीवन तथा विभिन्न कलाओं पर यह छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मूर्ति कला के संदर्भ में अगर देखें तो इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। यानी कि जो इस्लाम धर्म है वो मूर्ति पूजा, जैसे कि किसी भी प्रकार का राधा जी का, कृष्ण जी का मतलब मूर्ति पूजा, शंकर जी का, किसी का भी ये मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ये बिना मूर्ति को मतलब पूजा मतलब मानते थे। मुसलमानों के शासन ने इस
कला का ह्रास किया, यानी कि जो मूर्ति कला था उसका वो अब मतलब घटन कर दिया। यानी कि जब मूर्ति पूजा, जब ये लोग मूर्ति पूजा को ही मतलब सही नहीं मानते थे, तो उस टाइम पे फिर मूर्ति बनाना ही बंद कर दिया गया था। महमूद गजनवी व मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण के दौरान सिर्फ लूटपाट ही नहीं, मंदिरों के स्थिति यानी कि अनेक मूर्तियों का तोड़ फोड़ किया। महमूद भारत के अनेक शिल्पकारों को अपने साथ गजनी ले गया। फलतः वहाँ के स्थापत्य पर इस काल के भारतीय शिल्प का प्रभाव भी लक्षित किया जा सकता है। यानी कि जब उन दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो उन मंदिरों का तोड़ फोड़ जोरों शोरों से हो गया और ये अपने साथ यहाँ के जो मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे, उन्हें ले गया। कहने का आशय ये है कि आदिकाल की संस्कृतियों का संक्रमण दिखाई देता है। हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति के साथ मुस्लिम संस्कृति हिंदू में किसी न किसी रूप में प्रभाव ग्रहण करती है। यूँ भारत में नाना प्रकार के यानी जो देवी देवता पूजा प्रचलित है, जिनमें से शिव शक्ति महत्व बढ़ रहा था, जिसमें शिव शक्ति का महत्व बढ़ रहा था। इसकी साहित्यिक परिवेश देखते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य के प्रेरणा स्रोतों का व्याख्यान करते हुए स्पष्ट किया जा सकता है कि यानी किया चुका है कि समय परंपरागत संस्कृत साहित्य की धारणा, प्राकृत अभ्रंश साहित्य के धारा तथा हिंदी भाषा साहित्य के धारा, ये 3 धाराएं प्रचलन में थे। इस दृष्टि से आदिकालीन साहित्य परिस्थितियों में साहित्य और भाषा का रूप स्थिति का विवेचन आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक प्रश्न है कि साहित्य को 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य का मुख्य केंद्र रहा है। यानी कि जो कन्नौज और कश्मीर है, ये संस्कृत साहित्य का मुख्य केंद्र था। इस अवधि में संस्कृत साहित्य द्वारा आनंदवर्धक, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र भोज, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ जैसे काव्यशास्त्री, मतलब ये सब काव्यशास्त्री हैं। आचार्य संकट, भास्कर, रामानुजन, दार्शनिक मिंसी, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव जैसे कवि नाटककार एक साथ देखने को मिलते हैं। ये सब संस्कृत प्रवक्ता हैं। तो आप सब मतलब 2-4 का नाम याद कर लीजिएगा। आदिकाल में वीरगाथात्मक काव्य के आश्रयदाताओं में शौर्यगान और अतिरंजना प्रशस्ति गान को तो सहज ही देखा जा सकता था। यानी कि आदिकाल में मतलब जो आश्रयदाताएं थे, यानी कि जो उनके दरबार में रहते थे, उनका गुणगान करते थे, ये सब आदिकाल में सबसे ज़्यादा देखा गया। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वी रासो, प्रमाल रासो आदि रचनाओं में यह प्रमाणिक है। यानी कि ये सब अपने आश्रयदाताओं में रहते थे, उनका गुणगान करते थे, वो कितने शौर्यवान है। मतलब उनका गुणगान करने से इनको मतलब वहाँ पे मतलब फ्री का बोले तो रहने को मिलता था, खाने पीने को मिलता था, तो उनका गुणगान किया जाता था। ये जो आदिकाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अगली मतलब इसके बाद इसकी विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे या केवल यह जान लेना प्राप्त है कि आदिकालीन विघटन भरी विविध परिस्थितियों में रहकर साहित्य सृजन से जुड़ा हुआ है। साहित्य और भाषा को इस वातावरण भी पर्याप्त अवसर मिलते रहे। यही कारण है कि इस युग में वीर, भक्ति, श्रृंगार के साथ साथ धार्मिक, लौकिक, नीतिपरक साहित्य भी लिखा जाता है। इसका माध्यम बनाने वाली भाषाओं में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी भाषाओं अपना पूर्ण योगदान देती है। यही नहीं, इस युग में परिवेश में हमें चंद्रप्रदाय, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्यदंत, सरप्पा, खोरखन्ना, दलपति, विजय, नरपति, नाल, जगनी जैसे साहित्य सर्जक की उपलब्ध होती है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि साहित्य और भाषा की दृष्टि से संपन्न हिंदी साहित्य का यह प्रारंभ काल, जिसे आदिकाल यानी कि प्रारंभ काल, आरंभ काल कहा गया, उसकी भाषा एवं साहित्य पर युगीन परिवेश, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता रहा है। उसी से वह साहित्य नियमित एवं नियंत्रित भी होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हिंदी सरोवर नाम से। आप अगर सर्च करेंगे तो सेम लोगों के साथ आपको दिख जाएगा। थैंक यू।